नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी के सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 91 में आपका स्वागत है। और ये जो एमसीक्यू है वो सामाजिक परिवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चंस के हैं। तो एक एक टॉपिक्स को हम कवर करते जाएंगे, ठीक है। अभी हमने स्तरीकरण को पढ़ा था, इसके पहले बहुत से एमसीक्यूज़ बन चुके हैं कई टॉपिक्स पे। और ये जो एमसीक्यू है वो सामाजिक परिवर्तन पर 20 प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। तो सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है किसने? मैक्स वेबर ने, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। फिर है, इन्होंने देखिए मैक्स वेबर ने बताया है कि जब विचारों में परिवर्तन आता है तभी सामाजिक परिवर्तन आएगा, ठीक है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कल से हम ये चीज़ बंद कर दें, वो परसों से ऐसा शुरू कर दें। सबसे पहले विचार बनता है, कानून बनता है, फिर लोगों के बीच में वो आता है, ठीक है। और उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में लोग इसको चर्चा करते हैं, ठीक है। किस तरह से इस कानून को ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट किया जाए, ये सारी चीज़ें जो है विचारों पर निर्भर करती है। ये बात किसने कही? मैक्स वेबर ने कही है, ठीक है। तो जब भी पूछता है कि सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण किसने माना है, तो मैक्स वेबर, ठीक है। या फिर विचारात्मक निर्धारणवाद सामाजिक परिवर्तन के संबंध में कौन है? तो मैक्स वेबर, ठीक है। तो एक ही प्रश्न को कई ढंग से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सुधार अथवा उन्नति के लिए किए जाने वाले परिवर्तन ही प्रगति कहलाता है। यह परिभाषा किसने दी? तो सुधार या उन्नति के लिए। तो प्रगति के बारे में आप जानते ही हैं कि जब भी अपनी जो स्थिति है उस स्थिति से बेहतर स्थिति पाने के लिए जब हम जानबूझ के कोई परिवर्तन करते हैं, नियोजित परिवर्तन करते हैं, तो वो प्रगति कहलाता है, ठीक है। और ये जो बात है ये किसने कही है? अकबर और निमकाफ ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसने प्रौद्योगिकी को सामाजिक परिवर्तन का कारक माना। तो प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी कौन है सामाजिक परिवर्तन के संबंध में? यदि देखें तो मार्क्स हैं, ठीक है। मार्क्स ने क्या बोला? मैंने मार्क्स के चैप्टर में आपको बताया था कि 5 युगों की बात की उन्होंने। हर युग में प्रौद्योगिकी में परिवर्तन हुआ, जैसे ही प्रौद्योगिकी में परिवर्तन हुआ तो समाज की सभी चीज़ें बदल गई, संबंध बदल गए, परिवार बदल गया, राज्य बदल गया, आर्थिक सामाजिक सभी संसाधनों को उपयोग करने का तरीका बदल गया, ठीक है। तो प्रौद्योगिकी में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन का कारक है। उन्होंने बताया कि जिस प्रौद्योगिकी में परिवर्तन हुआ, सबसे पहले आदिम साम्यवाद था। लोग जो है तीर धनुष से जानवरों को मार के खाते थे, ठीक है। आदिम साम्यवाद के बाद क्या आया? दास प्रथा आई। कुछ लोग ज़्यादा ताकतवर थे, वो कमज़ोरों को अपना दास बनाने लगे, तो दास युग चलने लगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रौद्योगिकी में परिवर्तन हुआ, फिर सामंतवाद आया, प्रौद्योगिकी में और परिवर्तन हुआ तो क्या आया? पूंजीवाद आया, ठीक है। इस तरह से चेंज होते होते जो है वो साम्यवाद की तरफ बढ़ा, ठीक है। हर बार प्रौद्योगिकी में परिवर्तन को ही इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का कारक माना। तो यही सिद्धांत है इसमें कि सामाजिक परिवर्तन के संबंध में प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी कौन है? तो मार्क्स होंगे, ये याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि तार्किक मूल्यों पर आधारित एक दिशा में विकास प्रगति कहलाता है। यह किसका कथन है? तो देखिए यहाँ तार्किक मूल्यों की बात की जा रही है, यहाँ पे गिन्सबर्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें यह भी प्रश्न बन सकता है कि किसने सामाजिक परिवर्तन किसने प्रगति में तर्क को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना, ठीक है। तो ये भी गिन्सबर्ग हो जाएंगे। तो एक ही प्रश्न को कई ढंग से घुमा के पूछा जा सकता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किसका कथन है कि सामाजिक परिवर्तन के दौर में इतिहास संस्कृति के दो प्रकारों अनुभविक और संप्रत्यात्मक के बीच आगा पीछा करती है। तो देखिए ये जो सिद्धांत है ये सोरोकिन का एक सिद्धांत है जो कि पेंडुलम का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। उन्होंने बोला था कि जो संस्कृति में परिवर्तन होता है वो पेंडुलम की तरह होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये जो है ये आध्यात्मिक संस्कृति है और ये भौतिक संस्कृति है, ठीक है। तो हम रातों रात आध्यात्मिक से भौतिक नहीं हो सकते, ठीक है। आज हम जो है धर्म को ही सब कुछ मानते हैं, कल हम तर्क को सब कुछ मानने लगे, ऐसा नहीं हो सकता। बीच में धीरे धीरे चीज़ों में परिवर्तन होता है और होते होते बीच में एक ऐसी स्थिति आती है जो दोनों के बीच की स्थिति होती है। लोग धार्मिक भी होते हैं और तार्किक भी होते हैं, ठीक है। तो ये आदर्शवादी स्थिति है। तो इसी पेंडुलम के सिद्धांत के आधार पर उन्होंने बताया कि आनुभविक यानी तर्क के आधार पर जो सिद्धांत है वो उससे होते होते हम कहाँ जाते हैं? संप्रत्यात्मक की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो सोरोकिन का ये जो सिद्धांत है सामाजिक परिवर्तन का, इसे पेंडुलम का सिद्धांत
ठीक है। सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत कहते हैं, इसे और भी बहुत से नामों से पुकारा जाता है। सीमाओं का सिद्धांत भी कहते हैं, जैसे आध्यात्मिकता की सीमा से हम तार्किकता की चरम सीमा तक जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही तार्किकता की चरम सीमा पर जाते हैं हम फिर आध्यात्मिकता की तरफ लौटने लगते हैं। तो इन दोनों के बीच में जब पेंडुलम जो है वो आगे पीछे होता है तो बीच में स्थिति जो आती है वो आदर्शात्मक स्थिति होती है, ठीक है। तो यही सिद्धांत है, इसको देखिए अलग ढंग से एक कथन के रूप में बना दिया है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, सोरोकिन। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि सामाजिक परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो सामाजिक परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत काम्टे और स्पेंसर ने, ठीक है। काम्टे ने क्या बोला, उन्होंने 3 अलग अलग अवस्थाएं बोली कि तात्विक, धार्मिक हो गया, तात्विक हो गया, फिर प्रत्यक्षवादी, 3 अवस्थाओं से होते हुए समाज का विकास हुआ है। और स्पेंसर ने भी समाज के विकास को बोला कि सीधी रेखा में सरलता से जटिलता की तरफ समाज का विकास होता है। इन दोनों ने ही सामाजिक परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत प्रस्तुत किया, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि सामाजिक परिवर्तन का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो सामाजिक परिवर्तन का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हाबहाउस ने दिया, ठीक है। उन्होंने बोला कि जब मानसिक तत्वों में परिवर्तन होता है तो ही सामाजिक परिवर्तन होता है। और जैसे कोई परिवर्तित करने वाला कोई चीज़ होती है जिसको हम परिवर्तित करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि सड़क के नियमों पे अगर बदलाव करना है, यदि सरकार चाहती है कि सभी लोग हेलमेट पहन के चलें, ठीक है, तो सबसे पहले सरकार के अंदर विचार आता है कि सभी को हेलमेट पहनाना है, ठीक है, और इसके लिए कड़े कानून बनाती है और लंबा चालान कटता है। तो सबसे पहले क्या आया, विचार ही आया, तभी हम उसको परिवर्तित कर सके, ठीक है। इसी बात को हाबहाउस ने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन में विचार जो होता है, मनोवैज्ञानिक तत्व जो होता है, भावनाएं जो होती हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, सामाजिक परिवर्तन से आशय उस बदलाव से है जो समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं। ये किसका कथन है। तो ये जो कथन है वो किंगस्ले डेविस का है, ठीक है। उन्होंने कहा कि समाज के ढांचे और प्रकार, एक तो समाज की एक संरचना हो गई, ठीक है, संरचना के अलावा प्रकार में भी जब परिवर्तन होगा तभी हम उसको सामाजिक परिवर्तन कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे, ठीक है। केवल संरचना में बदलाव आया, ठीक है, जैसे हमारे घरों के आकार बदल गए, ठीक है, हमारे कपड़े पहनने का तरीका बदल गया, सब चीज़ें बदल गई, समाज की संरचना बदल गई, तो ये सामाजिक परिवर्तन नहीं है। हमारे व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, हमारे विचारों में परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है। इन सब चीज़ों में जब परिवर्तन होगा, समाज के ढांचे और प्रकार दोनों में परिवर्तन होगा तो ही सामाजिक परिवर्तन कहलाएगा। ये बात किंगस्ले डेविस ने कही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सामाजिक परिवर्तन मुख्यतः समाज के किस पक्ष को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो सामाजिक संरचना को, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन, देखिए सामाजिक का मतलब ही क्या है, सामाजिक संरचना को परिवर्तन ये पूरा प्रभावित करेगा, ठीक है। व्यक्तिगत परिवर्तन होगा तो व्यक्ति को जो प्रभावित करेगा, ठीक है। सांस्कृतिक परिवर्तन होगा तो संस्कृति को प्रभावित करेगा, राजनीतिक परिवर्तन होगा तो राजनीतिक स्थितियों को प्रभावित करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सामाजिक परिवर्तन की बात की जा रही है तो सबसे ज़्यादा ये सामाजिक संरचना को ही बदल के रख देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है। तो आर्थिक लागत है, आर्थिक प्रतिस्पर्धा है, निहित स्वार्थ है, जड़ता है। इसमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो सामाजिक परिवर्तन में बाधक के रूप में नहीं कार्य करता है। तो आर्थिक प्रतिस्पर्धा सामाजिक परिवर्तन में अवरोधक नहीं कहलाता है, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होगी सामाजिक परिवर्तन उतना ही ज़्यादा तीव्र गति से होगा, ठीक है। तो ये सामाजिक परिवर्तन का पोषक है, ये सामाजिक परिवर्तन को बाधित नहीं करता। जबकि निहित स्वार्थ है, कुछ लोग हैं जो दूसरे के उन्नति को रोक देते हैं, ठीक है, ये भी है। आर्थिक लागत के कारण बहुत लोग प्रगति नहीं कर पाते, ठीक है। जड़ता भी है, लोग यदि आलसी हैं, काम नहीं करेंगे तो सामाजिक परिवर्तन नहीं हो पाएगा। तो इसमें आर्थिक प्रतिस्पर्धा ही है जो सामाजिक परिवर्तन को बढ़ाता है, ठीक है, कम नहीं करता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि सामाजिक परिवर्तन के 2 प्रकार, आधुनिकीकरण और क्रांति, का उल्लेख किसने किया। तो सामाजिक परिवर्तन के 2 प्रकार, आधुनिकीकरण और क्रांति, का उल्लेख कार्ल मैनहीन ने किया था, ठीक है। एक तो आधुनिकीकरण, आधुनिक तड़क भड़क को देखकर जो हम परिवर्तित होते हैं, जीन्स पहनने लगे, जीन्स में भी देखिए अब फटे हुए जीन्स जैसे चीज़ें आने लगी, ठीक है। तो आधुनिकीकरण को देखते हुए हम जो अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं, हमारे रहन सहन का तरीका, हमारे खान पान, बोल चाल का तरीका, सब कुछ चेंज हो गया आधुनिकीकरण के कारण, ठीक है। एक तो ये हो गया कि धीरे धीरे हम किसी सभ्यता को देखे प्रभावित हुए और उसको अपने अंदर अडॉप्ट कर लिए और हम परिवर्तित हो गए, ठीक है। लेकिन एक हो गया क्रांति, अचानक से ही कोई स्थिति आती है और पूरा ढांचा ही चेंज हो जाता है। तो ये दोनों ही प्रकार कार्ल मैनहीन ने बताया है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सामाजिक परिवर्तन का दबाव सिद्धांत किसने दिया। तो
सामाजिक परिवर्तन का दबाव सिद्धांत डेहरनडार्फ ने दिया था, और डेहरनडार्फ के चैप्टर में मैंने इसको अच्छे से समझाया है, तो जिसने नहीं देखा है वो वीडियो देख लें एक बार, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है कि किसने प्रगति की अवधारणा को गिरगिट के समान माना। तो प्रगति की अवधारणा को गिरगिट माना है मैकआवर और पेज ने, ठीक है। मैकआवर ही स्पेशली है, पेज उनसे बाद में जुड़े थे, तो इन्होंने गिरगिट के समान इसको माना कि ये अपना रूप चेंज करती रहती है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि यह किसका विचार है कि जनसंख्या के आकार में होने वाला परिवर्तन लोगों के आचरण, नैतिकता, न्यायप्रियता और मनोवृत्तियों में परिवर्तन कर देता है। यह बात दुर्खीम ने कही है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि जनसंख्या के घनत्व में जब वृद्धि होती है, आकार में वृद्धि होती है, तो समाज की पूरी संरचना ही बदल जाती है। हम आदिम साम्यवाद जैसी स्थितियों से थे, यांत्रिक समाज से हम क्या साहूजी समाज में कैसे जाते हैं, जब जनसंख्या बढ़ती है। जब जनसंख्या बढ़ी तो लोगों के विचार बढ़े, ठीक है। अनेक प्रकार के लोग हुए और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्होंने अनेक प्रकार के साधन इकट्ठा किए, ठीक है। और उसी प्रकार क्या हुआ कि उनके आचरण में परिवर्तन हुआ, नैतिकता उनकी बदल गई, न्यायप्रियता और मनोवृत्तियाँ उनकी चेंज हो गई, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि अभी खेतों की बहुत कमी होती जा रही है और हमको फसल आगे भी उगाना होगा, ठीक है। बहुत तेज़ से घर बन रहे हैं, ज़मीनें खरीदी जा रही हैं, तो फ्यूचर में जैसे और भी देशों में होता है, दीवारों पे फसलें उगाई जाती हैं या फिर छत पर फसलें उगाई जाती हैं, तो हम उस ढंग से अपने आप को चेंज कर लेंगे। तो जनसंख्या बढ़ी, संसाधन कम हुए, तो लोगों के अंदर विचार भी चेंज हो गया, रहने का तरीका चेंज हो गया, ठीक है। तो दुर्खीम ने कहा है कि हम यांत्रिक समाज से स्वाभाविक समाज की तरफ, सरल समाज से जटिल समाज की तरफ तब जाते हैं जब जनसंख्या के आकार में वृद्धि होती है, ठीक है। और केवल हमारे रहन सहन में ही नहीं बल्कि विचारों में परिवर्तन आता है, नैतिकता हमारी बदल जाती है, ठीक है। हमारे अनुष्ठान का तरीका हो गया, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम करने का तरीका, सब कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। ये बात दुर्खीम ने कही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 15 कि संरचनात्मक परिवर्तन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में। तो ये जो प्रयोग है वो मार्क्स ने किया था, ठीक है। उन्होंने पूरी संरचना के परिवर्तन की बात की थी कि सामाजिक परिवर्तन में पूरे संरचना को किस तरह से बदल दिया है। जैसे प्रौद्योगिकी में परिवर्तन हुआ, पहले तीर धनुष से उत्पादन होता था, फिर उत्पादन हल से होने लगा, ठीक है। तो उत्पादन का तरीका केवल बदला और पूरी संरचना ही बदल गई, ठीक है। तो इस संबंध में मार्क्स ने संरचनात्मक परिवर्तन शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सामाजिक परिवर्तन की चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत किसने दिया। तो टॉयनबी ने दिया था। इसमें उन्होंने बताया था कि अल्पसंख्यक समूह के जो लोग होते हैं, जो टॉप पर बैठे कुलीन लोग हैं, ठीक है, जो धनी लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं कि जो समाज में समस्याएं आती, चुनौतियां आती, उसका वो प्रत्युत्तर देते रहते हैं, ठीक है। और एक समय ऐसा आता है कि वो चुनौतियों का प्रत्युत्तर नहीं देते, वो निरस्ता का अनुभव करने लगते हैं, या फिर उनके जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वो उतने योग्य नहीं होती कि उन चुनौतियों को वो प्रत्युत्तर दे सकें, ठीक है। तो ऐसे समय में क्या होता है कि अल्पसंख्यक वर्ग का पतन होने लगता है, ठीक है। और जब पतन होने लगता है तो और भी जो नीचे के लोग हैं, जो निचले वर्ग के लोग हैं, वो जो योग्य होते हैं अल्पसंख्यक समूह में, वो सम्मिलित हो जाते हैं और चुनौतियों का प्रत्युत्तर देने लगते हैं, ठीक है। तो ये बात उन्होंने कही है चुनौती और प्रत्युत्तर के सिद्धांत में, ठीक है। तो इस प्रकार से एक चक्र चलता है। एक अल्पसंख्यक समूह के टॉप का समय होता है जब वो पूरी तरह से उनका जलवा होता है, अच्छे से वो बताते हैं कि मतलब चुनौतियों का अच्छे से प्रत्युत्तर देते हैं, ठीक है। धीरे धीरे वो डाउन होने लगते हैं, उनके अंदर निरस्ता होने लगती है, वो धीरे धीरे पतन की तरफ जाने लगते हैं। पतन होते होते, पतन होने के पहले ही उनके अंदर जागृति आती है और फिर से वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो इनके सिद्धांत पे प्रश्न चिन्ह भी खड़ा होता है कि इनका ये सिद्धांत जो है वो पूरी तरह से ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि अचानक से सभी अल्पसंख्यक समूह के लोग काम करना बंद नहीं कर सकते, ठीक है। ये बात उनके इसी आधार पर उनकी आलोचना की जाती है कि ये केवल काल्पनिक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर होने वाला परिवर्तन जो है उद्विकास कहलाता है, ठीक है। यानी सबसे पहले जो होता है, सामान्य ढंग से हम बढ़ते जटिलता की तरफ बढ़ने लगते हैं। जब समाज बना था तो बिल्कुल सामान्य नियम थे, खाना उठना बैठना पहनना, हर चीज़ के नियम बिल्कुल सामान्य थे, ठीक है। धीरे धीरे जटिलता बढ़ती गई, वर्ग में भी वर्ग बनते गए, जातियाँ बनती गई, उपजातियाँ बनती गई, जटिलता बढ़ती गई, संबंध बनते गए, जाल में से भी जाल निकलते चले गए, ठीक है। तो ये जटिलता बाद में आई, ठीक है। तो सामान्य से विशिष्टता की ओर, सामान्य से जटिलता की ओर जो परिवर्तन हुआ वो उद्विकास है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किसका विचार है कि उत्पादन के साधन में परिवर्तन आर्थिक संबंधों में भी परिवर्तन कर देता है, जो सभी सामाजिक संस्थाओं को प्रभावित करता है।
तो इसमें देखिए कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत मैंने आपको बताया था कि प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के आधार पर उन्होंने समाज के सभी अंगों में परिवर्तन की बात कही, यहाँ पे वही बात कही जा रही है। ठीक है, उत्पादन के साधनों यानी प्रौद्योगिकी में परिवर्तन हुआ तो आर्थिक संबंधों में परिवर्तन हो गया। ठीक है, पहले जो है वो हल से उत्पादन जब होता था तो संबंध कुछ और थे। ठीक है, एक मालिक एक मजदूर हुआ करता था। फिर उत्पादन मशीनों से होने लगा तो मालिक भी मजदूर पर डिपेंड हो गया। ठीक है, तो संबंध जो है वो चेंज हो गया, डिजिटल हो गया सब कुछ। ठीक है, तो ये बात कही जा रही है कि जब उत्पादन के साधन में परिवर्तन हुआ तो संबंध बदले, आर्थिक संबंध बदले, सामाजिक संबंध बदले, संस्थाओं में परिवर्तन हुआ, विवाह करने का तरीका चेंज हुआ। ठीक है, संबंधों को निभाने का तरीका चेंज हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब उत्पादन के तरीके बदल गए तो हर चीज़ में परिवर्तन हुआ। ये कार्ल मार्क्स ने बोला कि समाज के पूरे ढांचे में ही उन्होंने संरचनात्मक सिद्धांत की बात की थी। ठीक है, कि पूरी संरचना की में ही परिवर्तन हो गया, केवल प्रौद्योगिकी में परिवर्तन हुआ और पूरी संरचना में ही परिवर्तन हो गया। इसीलिए उनको प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी भी कहा जाता है, चाहे इसको आर्थिक निर्धारणवाद भी कर लीजिए। ठीक है, कि जैसे उत्पादन के ढंग में, कमाने के ढंग में परिवर्तन हुआ और सभी पूरी संरचना चेंज हो गई। ठीक है, तो आर्थिक निर्धारणवादी भी इनको कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है कि सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में उतार चढ़ाव की बात किसने की, यानी सामाजिक परिवर्तन की उतार चढ़ाव का सिद्धांत किसने दिया। तो सोरोकिन का जो सिद्धांत मैंने आपको बताया था, पेंडुलम का सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें उतार चढ़ाव की बात की जा रही है। सबसे पहले हम आध्यात्मिक से धीरे धीरे तार्किक की तरफ बढ़ते हैं, बीच में आदर्शवादी अवस्था होती है। ठीक है, फिर तार्किक जब चरमोत्कर्ष पे होता है, तर्क बिल्कुल चरम पे होता है, धर्म को लोग नकार देते हैं, भावनाओं को नकार देते हैं, तो फिर से लोग आध्यात्मिक की तरफ मुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये उतार चढ़ाव चलता रहता है, इसी को सोरोकिन का जो उतार चढ़ाव के सिद्धांत भी। फिर क्वेश्चन नंबर 20, सामाजिक परिवर्तन के अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत किसने दिया। तो सामाजिक परिवर्तन के अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत दिया था पैरेटो ने। ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि अभिजात वर्ग में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक लोमड़ी टाइप के लोग होते हैं, एक शेर टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, तो जो लोमड़ी वाले लोग होते हैं वो लोग अविश्वासी होते हैं। ठीक है, और धूर्त होते हैं, चालाक होते हैं। और जो शेर वाले होते हैं वो क्या होते हैं कि आदर्शवादी होते हैं, सत्यनिष्ठ होते हैं। ठीक है, अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभाते हैं। तो इन दोनों प्रकार के लोगों में परिवर्तन होता रहता है। कभी सत्ता शेर जैसे लोगों के पास होती है, आदर्शवादी लोगों के पास होती है, तो कभी सत्ता धूर्त लोगों के पास चली जाती है। ठीक है, तो सत्ता का परिभ्रमण ऐसे ही चलता रहता है, ये बात पैरेटो ने कही है। ठीक है, ये आपकी आंसर सीरीज 91 है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को यदि ऐसे वीडियोज़ और देखने हैं तो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।